नमस्कार, मैं अभिनव बहुत दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक, पहले जानिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिस्ट्री का ही क्लास 11 का एक टॉपिक है। ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल पढ़ते हैं, केमिकल ही पढ़ते हैं पहले। ठीक, 2 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। एक लेक्चर में आपका एसिड बेस हो ही गया है आयनिक इक्विलिब्रियम में। एक लेक्चर में हम पीएच निकालना सीख लेंगे। ठीक, तो ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम अप्रोच कर सके इस चैप्टर में। ठीक, स्टार्ट करते हुए बात को करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आज का टॉपिक। कि आयनिक स्टार्ट करें? नहीं भैया, आयनिक शुरू करें। चलो हेडिंग डाल लेते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सुनिए, सबसे पहले एक चीज ये जानिए, इक्विलिब्रियम होता क्या है। सुनिएगा, इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम मेरे भाई क्या होता है, कोई बताएगा? भैया जब हाँ, प्रोडक्ट्स और हाँ, बराबर हो जाए, इक्वल। देखिए, 2 चीजें होती हैं। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर ये बराबर हो जाए, वही क्या कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। उस स्टेज पे क्या होता है इक्विलिब्रियम। कोई समस्या? उस स्टेज को क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया एसिड बेस के बारे में। ठीक, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको अभी से पहले ब्रीफ व्यू दे देता हूँ इस चैप्टर में है क्या क्या। इस चैप्टर में मेरे भाई आपको पढ़ना है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, फिर उसके बाद एसिड बेस की फिनोमेना जैसे जिस पीएच निकालना, फिर बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है विच रेजिस्ट इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। रेजिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा बहुत बेस मिला दीजिए, तो उस सॉल्यूशन या उस कंपाउंड की या उस सॉल्यूशन की कह सकते हो, उस सॉल्यूशन के पीएच में कोई असर नहीं आए, उसको क्या कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का ही फिर उसमें आता है हेंडरसन इक्वेशन से पीएच निकालना, आयनिक आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, ये सब सारी चीजें हैं। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हुए हम लोग पहले पढ़ते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सुनते रहिएगा एकदम ध्यान से, पहले समझिएगा। देखिए, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे 3 साइंटिस्ट थे, 3 महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था। सबसे पहली थ्योरी आई थी क्लास 10th में, आप सब पढ़ के आओगे। एसिड एसिड क्या होता है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सोवर इन टेस्ट। ठीक, लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये सब तो प्रॉपर्टी है। तो इसी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले आते हैं हम लोग अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। अर्हेनियस अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सुनते रहिएगा। इसका नोट्स आराम से वीडियो देख के ही बना लीजिएगा, कोई मतलब नहीं नोट्स बनवाने का भी, क्योंकि एग्जाम्स आपके सर पे हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, ज्यादा सही है। सुनिए, अर्हेनियस भाई साहब ने बात क्या की थी। अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फर्निशेस H प्लस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला था? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने ही एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H प्लस में डिसोसिएट होते हैं। H प्लस में डिसोसिएट होने का क्या मतलब है कि उसमें से इसको आप पानी में डाल देंगे तो क्या निकलेगा, H प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब H प्लस और बेस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू हिम, बेस आर दो सब्सटेंस विच फर्निशेस OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये कि एसिड क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन, या एसिड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो किस में ब्रेक हो जाए, H प्लस में। और बेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस में ब्रेक हो जाए। सबसे बेसिक थ्योरी थी। ठीक, अब देखिए जैसे इनके एग्जांपल देख सकते हो, जैसे HCl है, इसको ब्रेक करो किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। H2SO4 है, यार ये बताओ H के ऊपर प्लस ही होता है, कितने H हैं? 2 लगा दे, 2 बन जा, 2 कितने प्लस हो गए, तो SO4 के ऊपर कितने माइनस, 2 माइनस। ठीक,
HNO3 हो गया, H प्लस और NO3 माइनस। तो ये सब में देखिए एक चीज कॉमन दिख रही है, H प्लस। तो ये सारे क्या हैं, इनके हिसाब से एसिड है, कोई समस्या। अब बेस की बात करते हैं इनके हिसाब से, जैसे CaOH ट्वाइस है, ठीक। आप OH को पकड़िए, OH के ऊपर क्या होता है, माइनस। कितने OH हैं, 2 1 जा 2, कितने माइनस हो गए, तो Ca के ऊपर कितना प्लस। AlOH थ्राइस है, ब्रेक करना सीख लीजिए भैया। कितने OH हैं, 3 OH लिख दिए, OH के ऊपर माइनस, तो Al के ऊपर कितने प्लस 3। बोलो, NaOH हो गया, किसमें ब्रेक होगा, OH माइनस में, तो Na प्लस में। ये बताइए इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या, OH माइनस। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। समझ गए, कोई समस्या। अर्हेनियस की थ्योरी समझ में आई। अर्हेनियस के हिसाब से एसिड क्या थे, ठीक। ठीक, इनके हिसाब से एसिड क्या थे, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फर्निशेस H प्लस आयन, बेस आर दो सब्सटेंस विच फर्निशेस OH माइनस आयन, ठीक। लेकिन अच्छा एक चीज ये बताइए, जब कोई इनकी ये थ्योरी थी, अब इसमें मेन था लिमिटेशन, ठीक। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, कमियां, ड्रॉबैक्स। अब इनकी कुछ कमियां थी, कमियां का मतलब इस थ्योरी की कुछ कमियां थी, इनकी नहीं, इनकी थ्योरी की, ठीक। बहुत सारे, अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर एसिड है तो H प्लस डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा कब, जब उसमें H प्लस होगा। अगर जिसमें भी H प्लस होगा नहीं, वो एसिड नहीं होगा इनके हिसाब से। भाई इनके हिसाब से इनका कहना यह था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किस में ब्रेक हो, H प्लस में। H प्लस में ब्रेक होने का मतलब उसमें H प्लस होना चाहिए। अरे भाई तुम गए हो खून देने, तुम्हारा खून नहीं है, दोगे क्या। किडनी देने गए, पता चला किडनी गायब। कुछ चीज देने जाओगे अगर, तो वो चीज तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, मानते इस बात को। तो इनके हिसाब से हर वो कंपाउंड जिनमें H होगा तभी वो एसिड होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनमें H नहीं होते फिर भी वो एसिड होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक अगर ऑक्साइड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड होते हैं कि नहीं, ठीक। जैसे नॉन मेटल एक सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड एसिड होगा, CO2 एसिड होगा, क्या ये इसमें H है, फिर भी ये एसिड है कि नहीं है। तो ये इनका ड्रॉबैक था। वैसे ही मेटालिक ऑक्साइड की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, बेसिक, जैसे MgO हो गया, ठीक। इसमें OH है क्या, फिर भी ये एसिड है। जैसे NaHCO3, ये तो सुने ही होंगे। बेकिंग सोडा, ये भी तो आपका बेस होता है, ठीक। ये लेकिन क्या इसमें OH है, नहीं है, फिर भी ये बेस है। समझ गए, तो ये इनका क्या था, लिमिटेशन। कोई समस्या हो तो बताइए, पक्का। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी थ्योरी पर। ये थी पहली थ्योरी, यहीं पे समाप्त, इनका किस्सा खत्म। इसके बाहर से क्वेश्चंस इसमें नहीं आते, ठीक। क्या था, अब ये नहीं पूछा जाता कि अरेनियस थ्योरी कब आई थी, बस इतना जानिए अरेनियस थ्योरी थी क्या, क्या थी अरेनियस थ्योरी, हाँ, एसिड, ठीक। पहली थ्योरी थी अरहेनियस की, अरहेनियस की आप लोगों ने सीख ली, कोई समस्या। चलिए, ठीक, पहली थ्योरी आपने सीख ली, क्या थी अरहेनियस थ्योरी। अरहेनियस थ्योरी क्या थी, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस में ब्रेक हो जाए, बेस क्या होते हैं जो OH माइनस में ब्रेक हो जाए। इनका लिमिटेशन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिनमें H प्लस नहीं होते थे, तभी भी वो एसिड है, हाँ बहुत से। चलो दूसरी थ्योरी थी इनकी, फिर दूसरी थ्योरी थी एसिड बेस की, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, दो साइंटिस्टों ने मिलके बात बताई थी, ठीक। ब्रॉन्स्ट भी इसको शॉर्ट में लिखा था। ये एक टाइम था हमारा, सुनो भैया, एक टाइम था, ये एक यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक। लेकिन पहले एक एग्जाम था UPTU, फिर उसके बाद उसी को कह दिए UKTU, फिर आप GBTU कहते हैं, ठीक। जैसे हर एक स्टेट का एक अलग टेक्निक मतलब एग्जाम होता है बीटेक वाला, वैसे यूपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है GBTU में,
यहाँ से कंफर्म है। और जितने भी छोटे एग्जाम्स होंगे, जैसे खास तौर पे आजकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए CUET हो गया है। क्या CUET में क्या फर्क होता है? जेई अलग है, CUET अलग है। CUET ग्रेजुएशन के लिए है, जेई मेंस जो होता है आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो सिर्फ उसके लिए है, बीटेक वगैरह के लिए। और CUET में आप BSc ये सब कर सकते, सब जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं, ठीक, बीकॉम, सबकी वैल्यू वही है। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। वैल्यू तो वैल्यू होती है, आप ये नहीं कह सकते। फिर भी जेई मेंस ज़्यादा अच्छा है। सुनिए, लेकिन CUET जैसे एग्जाम्स में ये इसमें से एक क्वेश्चन आना है इस बार, ठीक। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, इसको बी एंड एल सॉरी भी कहते हैं। देखो भैया, इनके हिसाब से सुनिए, इनकी थ्योरी थोड़ी कुछ हद तक सही थी। इनके हिसाब से क्या था कि प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो होंगे एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, बेस। ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक। प्रोटॉन डोनर इनके क्या होंगे, एसिड होंगे, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होंगे, इनके बेस होंगे। इनकी थ्योरी एक चीज याद रखिएगा, एक्वस मीडियम में थी, एक्वस मीडियम के लिए थी। एक्वस का मतलब वाटरी सॉल्यूशन में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही इनकी थ्योरी थी। अब कोई चीज, अच्छा एक चीज ये बताइए, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, ठीक। अच्छा एक चीज ये बताइए, अगर H+, देखो यार एक चीज ये बताओ, जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, H+। जब इसको वाटर में मिला देते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन सुनो, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रोटॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। एक्वस मतलब H2O, H2O में प्रोटॉन अगर मिल गया है, H2O में एक्वस में जो प्रोटॉन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका H3O+। तो दिस कॉन्सेप्ट देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, उसमें आप सब सीख लेंगे। इन्होंने कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब प्लस निकालेगा, वो क्या होगा आपका एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा आपका बेस होगा। कोई समस्या? चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। और दिस थ्योरी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक, कॉन्जुगेट अभी समझते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखे, जैसे HCl है। मैंने कहा कि हमेशा ये थ्योरी किस पे बेस होगी, एक्वस मीडियम में। एक्वस का मतलब उसमें क्या होगा, H2O। तो अच्छा एक चीज ये बताइए, अब यहीं पे H2O है तो एक चीज का फॉर्मेशन जरूर होगा, प्रोटॉन H2O में क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम। मानते हो इस बात को? अच्छा ये H+ इसमें जुड़ गया, H+ इसमें से निकलेगा तो इसमें जुड़ा भाई। अच्छा एक चीज बताओ, भैया इसका मतलब वो जो होगा एक वो क्वेश्चन, एसिड होगा, एक मिनट सुनिए तो बता रहे, पहले समझिए। तो बात क्या है कि जैसे एसिड है, आयनिक सब्सटेंस है, वाटर में ब्रेक होगा, वाटर में ब्रेक होगा तो ये H, इसमें H+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो इसमें का जो H+ होगा जब इसमें मिल जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा, एसिड नहीं, H3O+, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और बचा क्या, Cl-। मानते हो इस बात को, पक्का? चलिए ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले समझते रहिए फिर उसके बाद अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। जैसे H2SO4 है, H2O के साथ क्या बनाएगा, आप H3O+ और HSO4-। मानते हो, एक H इसमें निकल गया, HSO4- ही तो बचा। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, HSO4- है, H2O के साथ मिला तो क्या बन जाएगा, H+ इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ से कितना है SO4, कितना माइनस माइनस, एक माइनस और हो जाएगा। बोलो यहाँ प्लस का साइन क्यों आया? यहाँ पे, नहीं इसके ऊपर वो प्लस ये बताओ H+ है ना, H+ इसमें जुड़ा तो एक H3O हो गया, और ये जो प्लस इसका तो वहां चढ़ेगा ही ना। और देख लेते हैं, इकट्ठा करेंगे ना क्वेश्चन। जैसे H2CO3 है, H2O के साथ मिला है तो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, H3O+ और CO3 बस HCO3-। अगर यही बताइए बस इतना ही करते हैं पहले। अच्छा इसका भी कर लेते हैं, जैसे HCO3- है, इसको वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा,
H3O प्लस और CO3 माइनस माइनस। ठीक, कोई समस्या? अरे यार भाई, एक माइनस है, ये एक H प्लस निकला, एक माइनस और नहीं हो जाएगा? ठीक, अब देखिए, क्योंकि इसी में 3 क्वेश्चन बताने थे, इस वजह से सारे के सारे बता दिए आपको। सुनिएगा, अब एक चीज ये बताइए, ध्यान से देखिए, इसको पकड़िए पहले। HCl से क्या बना है? Cl। H से Cl माइनस बना, इसका मतलब इसमें से क्या निकला है? प्लस H प्लस निकला है। एसिड। H प्लस निकला है तो ये निकला है, तो ये क्या है? एसिड। तो आपका ये क्या हो गया? एसिड 1। समझ गए? अच्छा, एक चीज ये बताइए, H2O से क्या बना है? इसमें क्या जुड़ा है? H प्लस जुड़ा है, तो ये क्या है? बेस फर्स्ट जुड़ा है। अब अच्छा, एक चीज ये बताइए, इसका अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा आपका? अभी एसिड है तो ये बेस होगा, अभी एसिड ही बात। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इधर से अगर आप ऐसे उल्टा देखिए, उल्टा देखिए इधर से, H3O प्लस से क्या बना है? H2O बना है, इसमें से H निकला है ना, तो ये क्या हो गया आपका? एसिड सेकंड, और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस सेकंड। कोई समस्या? पक्का समझ में आया? ठीक, इससे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आएगा, देखिएगा, धीरे धीरे समझते हैं। ये बताइए, H2SO4 से क्या बना है? HSO4, इसका मतलब H कम हुआ है, H कम हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड फर्स्ट। ठीक, तो जब ये एसिड फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा? बेस फर्स्ट। अगर ये एसिड है तो ये क्या होगा? बेस सेकंड, और ये क्या होगा आपका? एसिड सेकंड। ठीक, सब में एक चीज कॉमन देखिएगा, H3O प्लस आपका क्या आ रहा है? एसिड ही आ रहा है। ये बताइए, HSO4 से क्या बना है? SO4, ये क्या है आपका? एसिड फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? बेस सेकंड। और जब ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? बेस फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? एसिड सेकंड। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे, 1 मिनट सुनिए तो, एक क्वेश्चन ये बताइए, HSO4 यहाँ पे क्या है और यहाँ पे HSO4 क्या है? मानते हो इस बात को? नहीं समझे? समझ गया, रिएक्शन पे रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एसिड के साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का एग्जांपल एक तो तुमको मिल गया HSO4 माइनस। ठीक, अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे H2CO3 है, यहाँ पे ये क्या है? एसिड। अरे एसिड इसलिए बना है, तो ये क्या है? बेस। एसिड है ये, तो वो क्या है? बेस। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पे HSO3 है, इससे क्या बना है? ये यहाँ पे ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। मानते इस बात को? तो अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे ये एसिड और यहाँ पे ये क्या है? बेस। तो ये क्या है? एम्फोटेरिक। ठीक, एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं। कोई समस्या? ठीक, पक्का? अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिए तो, एक काम की चीज। ठीक, अच्छा, एक चीज ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉन्जुगेट, ये एसिड है तो इसका ये क्या होगा? कॉन्जुगेट। क्या है? नहीं समझे? जैसे ये एसिड है, इसी का तो ये बना है बेस, तो ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये होगा। मानते हो इस बात को? सुनिएगा, बहुत कौन से वो है, थोड़ा मतलब वो है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छा है, यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, नीट वीट में यहीं से क्वेश्चन उठा के देता है। ठीक भैया, अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे ये क्या है? एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? तो जब कभी भी कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो क्या किए हैं? H निकाल दिए हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HCl है कि नहीं है? अरे Cl माइनस अगर बेस है तो ये इसका क्या है? एसिड ही तो है। तो जब भी एसिड के लिए आप क्या करेंगे? H प्लस जोड़ेंगे, और बेस के लिए आप क्या करेंगे? उसमें H प्लस निकालेंगे। समझे कि नहीं? ठीक, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि H2SO4 का इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है, तो आप इसमें से H प्लस निकाल दीजिए। जब H प्लस निकाल दिए तो ये जो बना कि क्या है? बेस। ठीक, अगर आपसे बोला जाए इसका कॉन्जुगेट बेस निकालिए, तो एक H प्लस और निकाल देंगे, तो SO4 माइनस माइनस हो जाएगा।
ठीक, अगर आपसे कहा जाए इसका कॉन्जुगेट बेस निकालिए, तो आप इसका कॉन्जुगेट बेस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्यों क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें H है ही नहीं, समझ गए? तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जिनका कॉन्जुगेट बेस बन ही नहीं सकता, जैसे SO4 माइनस, CO3 माइनस माइनस, समझ गए? जैसे Cl माइनस, इन सब का कॉन्जुगेट बेस होगा कभी? ठीक, बोलो, समझ गए कि नहीं? पक्का? कॉन्जुगेट बेस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? H+ निकालेंगे। कॉन्जुगेट एसिड निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? H+ जोड़ेंगे। समझ गए? अब दूसरा कॉन्सेप्ट, एक चीज याद रखिएगा, समझ गए? एक कॉन्सेप्ट इसको नोट्स में लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक? फॉर कॉन्जुगेट एसिड डोनेट या एक्सेप्ट जो भी बताया, चलिए ठीक है। अब एक काम की बात और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है? H2CO3, इसको कहते हैं कार्बनिक एसिड। ये एक लौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है, बाकी सारे मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं। ठीक, ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे। सुनिए तो बहुत काम की चीज, भाई 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 फोकस करिए बोर्ड पे। ये बताइए, ये आपका क्या है? वीक। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर 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 एसिड आपका वीक है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा ना वो स्ट्रांग होगा, समझे भैया? जैसे ये अगर आपका वीक है तो ये इसका ये जो बेस होगा ये स्ट्रांग बेस होगा, ठीक? ये याद रखिएगा, समझ गए? जैसे ये जैसे H2SO4 है, ये आपका क्या है? स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग एसिड है, तो ये आपका क्या होगा? वीक होगा। HCl आपका स्ट्रांग है तो ये आपका वीक होगा। अगर ये आपका वीक है तो ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रांग है? अरे भाई, अब ये भी नहीं पता कर पाओगे? अच्छा, पीएच वैल्यू से तो अलग बात है, पीएच वैल्यू से तो अलग बात है, ठीक? लेकिन पीएच वैल्यू से तो अलग बात है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो क्लास 10 में आप नहीं पढ़े, जिसमें भी कार्बन दिख जाए जिस एसिड में, वो वीक होता है, समझे? H2CO3 भी वीक है, जिसमें भी कार्बन दिख जाए। ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक होते हैं और मिनरल एसिड आपके स्ट्रांग होते हैं, ठीक? तो दो थ्योरी आपकी कंप्लीट, कौन कौन सी? अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक? अब तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी थी वो थी हमारी लुइस लुइस कॉन्सेप्ट, ठीक? ये हर जगह दिखेगा, लिखा लेविस जाता है, पढ़ा लुइस जाता है। चलिए, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। मजा आ रहा है? हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है, एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक, चलिए। वो कष्ट हो रहा है अपना। नहीं, काहे कष्ट, आदत पड़ गई है। कल एक टीचर से थोड़ा बहस हो गई, हुआ क्या? बुलाए होते भैया। नहीं, बहस क्या होगा, इनका मजा ले लिया मैं। मजा क्या ले लिया? मेरे से कहते हैं कि मतलब मेरे को एक मार्कर दिए, उसमें इतना इंक भर दिए थे जानबूझ के, जैसे लग रहा था। और मैं व्हाइट कलर की जैकेट पहना था, खोला पूरा एकदम काला हो गया, इधर दो बूंदी बूंदी हो गई। तो मैं उनसे बस इतना ही बोला, मैं कहा सर ये वाला मार्कर मत दिया करिए मुझे। गया था पढ़ाने की जगह तो क्लास लेने, तो मेरे से कहा है कि हम कहे सर ये मार्कर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इसमें काला हो गया इसकी जगह चक्कर में। तो कह रहे हैं क्या कैसे खोलते हैं सर आप? 4 साल से हम लोग खोल रहे हैं मार्कर, कुछ नहीं हुआ। हम कहे 4 साल से आप सिर्फ मार्कर ही खोल रहे हैं? उनका भाई मजा ले लिया, हम कहे सर 4 साल से मार्कर ही खोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में हम कहा चलिए सर अभी लंच में आते हैं, आपसे मार्कर खोलना सीखेंगे। ठीक है भाई, जैसे ही गए तो और कल आ गए उनकी, चलो भर गए, धुआं धुआं हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं आपके लिए ऐसी कॉमेडी रील अपलोड करके। गाइस। चलो गाइस, गाइस हम तीसरी कॉन्सेप्ट, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक? सबसे लेटेस्ट थ्योरी यहाँ से सीखो भाई, आकिब भाई यहाँ से सीखिए। चलिए एकदम ध्यान से, वाई यू लेट? यू आर स्लीपिंग टुडे? चलो, कल नहीं सोए थे? चलो, रात में क्या करते हो? चैटिंग?
तो लैपिंग लैपिंग चलो तुम भी सो रहे थे, चलो सब सो ही रहे थे, सबको मैं जगाया हूँ। नहीं भैया मैं उठा था आप जब अच्छा। नहीं भैया मैं बैग टांग के रेडी था अरिजीत सिंह का गाना सुन रहा था कंगन लेकर आया मैं सबसे पहले आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक भैया सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। लुईस कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। दो कॉन्सेप्ट ए भैया बात नहीं मार देंगे। सुनिए, दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, पहला अर्हेनियस, दूसरा बी एंड एल। तीसरी जो थ्योरी थी वो लुईस की थी, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यही थी। अरे भैया सुनिए सुनिए, काम की बात, ये थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जो आपको 12th में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगा, तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक, बाकी बी एंड एल तो ठीक है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उनकी थ्योरी का ड्रॉबैक यही था कि क्या सिर्फ एसिड, बहुत सारे एसिड ऐसे भी हैं, देखो उनका कहना क्या था कि वो एक्वस मीडियम में ही वो होगा। अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो क्या एसिड एसिड तरह बिहेव नहीं करेगा? क्या करता है कुछ। वही थ्योरी को सही किसने किया था? लुईस ने। लिखो एक चीज देखना, दिस कॉन्सेप्ट गिव्स द, देखो दिस थ्योरी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ सुन लो पहले, दिस थ्योरी सुनना है, सिर्फ लिखना घर पे जाके। हाँ सुनो, दिस थ्योरी गिव्स द, ए भैया सुनो तो, दिस थ्योरी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब 12th में है। और दोबारा मैं 12th में इस चीज का सिर्फ नाम लूंगा, कभी बताऊंगा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या। ठीक, कभी मैं ये आपके सामने हमेशा बोलूंगा भैया इलेक्ट्रो, दिस रिएक्शन इज कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक, ARSE है जैसे आपकी, जैसे आपसे कहूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो कभी भी आपसे कहूंगा तो, लेकिन आपके सामने नाम लूंगा, कभी बताऊंगा नहीं कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, यहीं पे सीख लीजिए। ठीक, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, पहला दिया था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, और दूसरा दिया था न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल इनके हिसाब से क्या थे? एसिड, और न्यूक्लियोफाइल इनके हिसाब से क्या थे? बेस। कोई समस्या? सुनिएगा एकदम ध्यान से, इनके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? एसिड, और न्यूक्लियोफाइल क्या थे? बेस। अब इलेक्ट्रोफाइल इनके हिसाब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लवर। ठीक, समझ गए? इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव और लवर, तो निगेटिव का लवर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कटायन। तो इनके हिसाब से ऑल कटायन आर इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ये याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के कटायन को छोड़कर जितने भी कटायन, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो सब क्या थे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, समझ गए? जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं पहले ग्रुप का, जैसे Na+, K+, Ca++, Mg++, ये सब आपके क्या हैं? एसिड नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कोई समस्या? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का लवर हमेशा क्या होगा? निगेटिव, तो निगेटिव मतलब एनायन। इनके हिसाब से एनायंस, ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल, ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल कह सकते हो Cl-, Br-, I-, PO4-, CO3-, SO4-, और NO3-, जितने भी माइनस वाले हैं, CH3-, जितने भी माइनस वाले हैं, वो सब आपके क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। कोई समस्या? यहां तक समझ में आया? इन्होंने क्या दिया था कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव लवर, निगेटिव के लवर आपके सारे क्या होंगे? कटायंस। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, इतना तो समझ में आया, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं।
सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिएगा, इनके इलेक्ट्रोफाइल इनके हिसाब से कितने टाइप के होते हैं? दो। पहला कटायन एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। ठीक, इनके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? कटायन थे, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का? अच्छा, एक चीज ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? कटायन थे, पहला कटायन। दूसरा, कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी आपके इलेक्ट्रोफाइल थे, न्यूट्रल। और न्यूट्रल में कौन से? अब अच्छा, एक चीज ये बताइए, इलेक्ट्रोफाइल मतलब निगेटिव लवर, याद रखिएगा, निगेटिव लवर होंगे इलेक्ट्रोफाइल। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के लवर। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के लवर कौन होंगे? जिनको मतलब इलेक्ट्रॉन जिनको प्यारा होगा, इलेक्ट्रॉन जिनको प्यारा होगा। इलेक्ट्रॉन किसको प्यारा होगा? इलेक्ट्रॉन किसको प्यारा होगा? याद रखिएगा, इसके लिए एक टर्म होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब कमी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो होगा। जैसे, अच्छा, कमी का मतलब 8 से कम, कमी का मतलब 8 से कम। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, तो पहला, इसमें न्यूट्रल में भी आप पहला ही मान के चलिए, पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे AlCl3 हो गया। ठीक, देखिएगा, AlCl3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे बनेगा? AlClCl, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 2 4 2, कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे? 8 से कम है। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए होता है? 8 चाहिए, 2 ठो चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको प्यारा होगा। मानते हो इस बात को कि नहीं यार? पक्का? जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं, FeCl3, FeCl3, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 ही तो हैं। बोलो, BF3, बी दिख जाए, बोरॉन दिख जाए तो हमेशा आंख बंद करके इलेक्ट्रोफाइल मारना, बोरॉन के क्वेश्चंस आएंगे भी। ठीक, जब कभी, ठीक, जैसे ये हो गया B2S6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ही है। ठीक, क्योंकि 2 टू बी में 3 H बच्चे हैं ना, तो 2 2 4 2 6, समझ गए? तो ये सब आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, 8 इलेक्ट्रॉन से कम। 8 इलेक्ट्रॉन से कम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, फिर भी वो आपके क्या होते हैं? हाँ सुनिए, वो तो फिर भी आपके क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए PCl5 का, ध्यान से सुनिएगा। PCl5 का मतलब कितने? ये है, मान लो इधर लिख दे रहा हूं PCl5। ठीक, देखिए, ये है PCl5 का स्ट्रक्चर। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 से ज्यादा हैं। इनको इलेक्ट्रॉन प्यारा नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। कैसे? कैसे? अब देखिए कैसे। नहीं, देखिए कैसे। इसमें अच्छी एक चीज बताइए, Cl है और फास्फोरस है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? Cl। अरे फोन क्लीबर सिंह, Cl बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इसमें ये जो देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें भी Cl इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसमें भी Cl इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसमें भी Cl इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो अगर मान लो आधा आधा भी खींचा तो कमी हुई, 8 से कम हुआ। मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, मतलब Cl के साइड शिफ्ट हुआ, तो फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो फिर से क्या हो गया? लेकिन भैया ऐसा तो नहीं कि Cl छोड़ के भाग जाएगा, होगा तो उसी कंपाउंड उससे क्या मतलब? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल इसमें तो कमी हुई। जैसे SF6 हुआ, SF6 हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
12, लेकिन फिर भी एफ आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें आप कह सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन हो बट 8 या 8 से ज्यादा हो, बट सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भी वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, मोर नेगेटिव। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसका एग्जांपल PCl5 और SF6। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़ा जाए पक्का। तो फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ने क्या, लुईस थ्योरी ने क्या बात की थी? दो बातें, पहला इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, दूसरा न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? एसिड। कितने टाइप के होते हैं? दो, एक कटायन और एक न्यूट्रल। कटायन में कौन से नहीं होते? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, जैसे Na+, K+, Ca++, ये सब। और न्यूट्रल में कितने होते हैं? दो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट जिसमें सराउंडिंग एटम के पास 8 से कम हो, ज्यादा हो लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा हो, मतलब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो। ठीक है, कोई समस्या भैया हो तो बताइए। भैया चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें एक बात करते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल में क्या होते हैं? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव के लवर, पॉजिटिव के लवर जितने भी अनायन होंगे, अनायन, या फिर आप कह सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट होंगे। इफिशिएंट का मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, और सेंट्रल एटम अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हुए, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर सेंट्रल एटम ज्यादा नहीं हुए, और एक चीज याद रखिएगा, वैसे उल्टा ही कर लेना, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या नाम है, इसमें सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ठीक, चलिए ये थ्योरी खत्म करते हैं। ठीक, और एक चीज बताया ना एग्जाम्पल में, याद रखिएगा, जब कभी भी बी दिखे तो आप आंख बंद करके क्या मारेंगे? एसिड। ठीक, कोई समस्या? चलिए बोलिए। ठीक, तो यहाँ पे आपकी एक थ्योरी अब जाके खत्म हुई। ठीक, कौन सी थ्योरी? जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। कितनी थ्योरी थी इसमें? तीन, अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लुईस। ठीक, इसी से लगे हाथ हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, अगर आपका मन हो तो। ठीक, चलिए लगे हाथ एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं ताकि आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा कल, हाँ कल आपको पढ़ा देंगे बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। परसों आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये हो जाएगा। परसों आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म। फिर उसके बाद हम लोग टूट पड़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, जिसमें Kp Kc। ठीक, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। चलो सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक, समझ में आया पक्का? चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं पीएच निकालना सीखते हैं। सुनिए, ये पीएच होता क्या है? पीएच आप कहते हैं पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियो, पावर नहीं, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन की पोटेंशियल कह सकते हो। पी जहां पे भी दिखे तो पी स्टैंड फॉर क्या होता है? माइनस लॉग। पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग। और अगर पी एच जुड़ जाए तो माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। अगर पी ओ एच जुड़ जाए तो क्या होगा? माइनस लॉग ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक, कोई समस्या? यहाँ पे जो रहे वही उसी का कंसंट्रेशन। कोई समस्या? पी का मतलब माइनस लॉग और ओ एच का मतलब, चलो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी सीख लीजिए। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। लॉग ए की पावर बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए लॉग बी। बी लॉग ए, बी आगे आ जाता है, बोलो। ठीक, लॉग ए इंटू बी है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक, लॉग ए बाई बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक, इसके बाद log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक, कोई समस्या? बोलो। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1। 0.3010। log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.4771।
अच्छा ठीक, log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, तो आप कह सकते हैं 0.6020। ठीक, समझ गए? बोलो। ये log 2 की पावर log 5 को आप समझ गए भैया? log 5 भी देख जाने दीजिए, बस इतना इतना ही काम आएगा। ठीक, इतना काम आएगा, इसको एक बार सुनिए तो अब बोलिए नहीं। ठीक, समझ में आया? बोलो, इतना क्वेश्चन समझ में आया? एक चीज और याद रखिएगा, टोटल पीएच स्केल कितनी होती है 14 के, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होगा? 14। ठीक, याद रखिएगा, पूरी पीएच स्केल कितने की होती है? 14 की तो होती है, तो पीएच प्लस पीओएच मिला के कितना हो जाएगा? 14। 7 और 8 के बीच में न्यूट्रल होते हैं शायद। 7 पे ही न्यूट्रल होता है। चलिए मिटाएं। ठीक, मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे इसको जान ही गए हैं, चलिए। ठीक, चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सुनिए, जैसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए फाइंड द पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर HCl। सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद सब आप कर लेंगे। ठीक, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो सब भी आज ही ट्राई करेंगे। जैसे आपके सामने बोला गया है कि फाइंड द पीएच ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर HCl। हमको इसका कंसंट्रेशन पता है कि इसका HCl का। ठीक, तो हमको निकालना है पीएच। सबसे पहला काम आप करिएगा, ऐसे लिखिएगा HCl। ठीक, दूसरा काम आप इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, किसमें? H+ और Cl- में। कोई समस्या? ये अच्छा एक चीज है, बताइए ये कितना है? S कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो ये तो ब्रेक हुआ नहीं है, तो ये कितना है? ब्रेक हो कितना ब्रेक हुआ जब तक आपको पता नहीं, तो पूरा ब्रेक हुआ, तो पूरा ब्रेक होने के बाद बचा कितना? 0। यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जितनी बची हो। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब तक आपसे बोला नहीं गया कि कितना, जब तक आपसे बोला नहीं गया कि ये कितना बचा, तो आपने कह दिया कि सब खत्म, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? जितना ये टूटा हो, तो कितना था? इतना था, तो इतना ही टूटा, 2 इंटू 10 की पावर -4, और ये भी कितना टूटा? उतना ही टूटा। ठीक, ये बताइए, तो यहाँ से अगर आपको ये क्या दिख गया? H+ का कंसंट्रेशन कितना मिल गया? 2 इंटू 10 की पावर -4। ध्यान से सुनते रहेगा, हमको निकालना क्या है? पीएच। पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग, और इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4। बोलो। अच्छा, आपको पता है लॉग मल्टीप्लाई, अभी बताया लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए और प्लस लॉग, एक मिनट बता रहे हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ होता है वो कहाँ चला था? यहाँ पे। तो जब -4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 2 की वैल्यू कितनी थी? -0.30, 0.3 मान लो। ठीक, ठीक है 4, और 4 में से 0.3 गया तो कितना बचा? 3.7 आंसर। बोलो, समझ में आया? पीएच निकालना कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए यहीं पे ये क्वेश्चन ना होके ये क्वेश्चन, समझ गए? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, और वहां से क्या करेंगे? H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक, जैसे यहीं पे क्वेश्चन होता H2SO4, जैसे फाइंड द पीएच ऑफ H2SO4, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले आप H2SO4 को लिखिए, ब्रेक करेंगे। आपको पता है, अभी बताया ये किसमें? H+ में ब्रेक होगा। कितने H हैं? 2, तो 2 1 2, SO4 के ऊपर कितना माइनस? ये कितना था? 2 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना था? 0 0 0,
ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 तो h है, और कितने h हैं, समझ गए। और यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर, तो 2 2 जा 4 हो गया। बोलो, उधर एक SO4 है, एक है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिल गया 4 into log ना भैया, भैया बोलो, टोटल H प्लस में ये मिल गया, तो pH बराबर कितना हो जाएगा -log 4 इंटू 10 की पावर -4, फिर आपका क्या हो गया -log 4 और -log 10 की पावर -4, -4 इधर आएगा तो हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 0.6 प्लस 4, ये हो जाएगा 3.4 आंसर। बोलो, समझ में आया, ठीक, ठीक है, बोलो, हाँ भैया चलिए चलिए। अच्छा, अगर एक चीज ये बताइए, सुनिए सुनिए, जैसे मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन सुनो, तो यहीं पे क्वेश्चन मान लीजिए आपका होता है NaOH, तो pH निकालना होता, ठीक। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया। तो ये बताइए NaOH है, तो सबसे पहले Na को पकड़ेंगे, NaOH को ब्रेक करेंगे, तो आपको पता है किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में। कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4 है, ये कितना हो जाएगा 0 0 0, 2 इंटू 10 की पावर -4, और ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। इस बार हमको क्या मिल गया यार, क्या मिला इधर हमको भैया OH की वैल्यू OH, तो OH का कंसंट्रेशन मिला OH माइनस का कितना 2 इंटू 10 की पावर, तो अच्छा हम pH निकाल पाएंगे क्या, हम क्या निकालेंगे POH, क्या होता है P का मतलब -log, और OH कितना है 2 इंटू 10 की पावर -4, बोलो, तो इसको ब्रेक करोगे अंदर तो -log 2 और -log 10 की पावर -4, -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, फिर log ये हो जाएगा 4, बोलो, log 2 की वैल्यू -0.3 और +4, तो ये कितना हो जाएगा 3.7, तो ये क्या निकला है POH। हमको निकालना क्या है pH। अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी बताया pH प्लस POH बराबर क्या होता है 14, pH बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3.7 है, बराबर 14, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 3.7, 11.3 के आसपास ऐसा कुछ आएगा, ठीक। pH देखिए 7 से ज्यादा होना भी चाहिए, 7 से ज्यादा हो भी गया, बोलो, जो भी है 10.3 ठीक है, ठीक है ना यार, बोलो, वो बस आया कि नहीं, हो गई भैया क्लास, ब्लर हो गया, जो भी हो भैया क्लास मस्त चल रही है, रोके मत। ठीक है, अब जो बच्चा पढ़ना चाहेगा पढ़ ही लेगा। चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।